भारत गाथा श्री रविंद्र शर्मा गुरुजी की दृष्टि से खंड 1 भिक्षावृत्ति भाग 4 अध्याय 4। अध्याय का शीर्षक है भिक्षावृत्ति समाज की कुछ अन्य उपजातियां। भिक्षावृत्ति पर आधारित जीवन जीने वाला एक बहुत बड़ा समूह था जो समाज में अपनी निर्धारित महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हुए भिक्षा पर आधारित होकर अपना जीवन यापन करता था। गुरुजी श्री रविंद्र शर्मा जी स्वर्गीय श्री धर्मपाल जी को उद्धृत करते हुए बताते हैं कि समाज में भिक्षावृत्ति पर आधारित होकर जीवन जीने वाली कोई 7-8 हजार उपजातियां थीं, जिनकी अपनी निर्धारित भूमिकाएं थीं। अन्य वृत्ति वाली जातियों की ही तरह ये समूचे भारत में पाई जाती थीं। अलग अलग भूभागों में इनके अलग अलग नाम थे। आदिलाबाद के क्षेत्र की भिक्षावृत्ति की कुछ महत्वपूर्ण जातियां जिनके संपर्क में गुरुजी आए और जिनकी कथाएं गुरुजी सुनाते हैं, उनका संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार है। आदिलाबाद के क्षेत्र में नृत्य नाटिकाएं करने वाली भिक्षावृत्ति की बहुत सी उपजातियां रही हैं, क्योंकि यहाँ कई तरह की नृत्य नाटिकाएं होती रही हैं। यहाँ होने वाले यक्षगान, भागवतम, सिरपुर रामायणम, ये सब एक नृत्य भी है, एक नाटक भी है। भागवतम अर्थात यक्षगान इस इलाके का अद्भुत नृत्य रहा है, खेल रहा है। भागवतम का पूरा अलंकार लकड़ी का होता है। उसका जब अलंकार तैयार किया जाता है तो तैयार होने वाले व्यक्ति को दीवार के पास खड़ा करके एक अंडाकार लकीर खींची जाती है। उस हिसाब से एक अंडे की तरह उनका अलंकार बनता है। उनका मानना यह होता है कि पहले तो वह एक अंडा है, उसमें से जब वह निकलता है तो वह पिंड होता है। पहले अंड, फिर पिंड, और फिर जब वह नाचने लगता है तो ब्रह्मांड हो जाता है। इस तरह उनका भाव होता है कि अंड, पिंड और ब्रह्मांड ये सब उसमें ही हैं। बहुत ज़बरदस्त इनका प्रदर्शन होता है। इसमें कई तरह की कहानियाँ चलती हैं। भागवतम का पूरा अलंकार लकड़ी का बनता है। बहुत हल्की लकड़ी से उनका मुकुट और बाकी सब कुछ तैयार किया जाता है। बाकी सभी चीज़ों की तरह आजकल यह भी यहाँ बहुत कम हो गया है। पहले भागवतम यहाँ बहुत हुआ करता था। आदिलाबाद के क्षेत्र में 2 तरह का भागवतम था। एक रात भर चलता था, दूसरा दिन में चलता था। पगटी भागवतम दिन में करने वाले लोग अलग थे और रात में करने वाले लोग अलग हुआ करते थे। सारी रात निकल जाती थी भागवतम की। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इनकी शुरुआत जो तेजी रहती थी, जो ऊर्जा रहती थी, वह आखिर तक चलती थी। अंत तक वे कहीं दुर्बल नहीं पड़ते थे, थकते नहीं थे। चूँकि बिना माइक के इन्हें यह सब करना पड़ता था, इसलिए इन्हें बहुत ऊंचे स्वर में गाना होता था। इसके बावजूद ये कभी थकते नहीं थे। भागवतम के अतिरिक्त भी यहाँ और भी कई नृत्य नाटिकाएं रही हैं, जैसे सिरपुर रामायणम, गोंडों की एक अलग रामायण है। वे भी सारी रात बहुत अच्छी रामायण करते हैं। उस रामायण की जो लय है वह बहुत ही सुंदर है। इसके अतिरिक्त यहाँ महाभारत भी होता है। आदिलाबाद के क्षेत्र में होने वाली बुर्रा कथा भी नृत्य नाटिकाओं का ही एक अंश है। इसके अतिरिक्त जंगम लोग भी नाटक करते हैं। ये लोग भी कथा सुनाते हैं। जंगम लोग मशाल हाथ में लेकर डक्की बजाते हुए बहुत बढ़िया कथा सुनाते हैं। वे यहाँ अनुमूल भूमा रेड्डी की कथा सुनाते थे। यहाँ पर जब अत्यधिक दिनों तक बारिश नहीं होती तो बारिश लाने के लिए यह कथा गाई सुनी जाती है। पूरे 5 दिन तक यह कथा चलती है। उस कथा का कथानक है कि सारे संसार में सबसे पहले खेती करने वाला भूमा रेड्डी था। पहली बार खेती उसने ही की। भूमि पर पहली बार उसने ही नागर चलाया। नागर बनाकर, शेरों को जोतकर, सांप का पग्गम बनाकर उससे ही भूमि को जोता। नागर करने के बाद जब बीज डालने की बारी आई तो वह हाथों में रेत लेकर भस्मन्ना के सामने रख आया और सुबह उठकर देखा तो वह अनुमूलू हो गया। अनुमूलू एक तरह का बीज होता है। यह तेलंगाना के क्षेत्र में होने वाला एक बीज है जो दाल की तरह होता है। उसने उसकी खेती की, जिससे बहुत फसल हुई। पहली बार खेती करने से उसका नाम अनुमूल
भूमा रेड्डी हो गया। अनुमूल भूमा रेड्डी के 5 बेटे थे। एक का नाम था वेंकट रेड्डी, दूसरे का नाम था मल्ला रेड्डी, तीसरे का नाम था धर्मा रेड्डी, चौथे का नाम राज रेड्डी और पांचवें का नाम था सोमा रेड्डी। ये पांचों भाई भूमंडल का भ्रमण करने के लिए निकले कि चलो भूमि देखी जाए। वेंकटाधिपति पर्वत पर पहुंचकर वेंकट रेड्डी बोला कि ये बहुत सुंदर है, मैं यहीं रहूँगा। तो वह वेंकटेश्वर बनकर वहीं रह गया। उससे दूर जाने में श्रीशैलम के जंगलों में दूसरा भाई मल्ला रेड्डी बोला मैं यहीं रहूँगा और मल्लिकार्जुन स्वामी बनकर वहीं रह गया। आगे बेमलबाड़ा नामक एक जगह है जहां आकर राज रेड्डी को लगा कि मैं यहीं रहूँगा, तो वह राजेश्वर बन गए और वहीं रह गए। आगे धर्मपुरी एक गांव है, धर्मपुरी आकर धर्मा रेड्डी वहां नरसिंह बनकर रह गए। इस तरह से उन 5 में से 3 देवता शैव हो गए, 2 देवता वैष्णव हो गए। रेड्डियों का मानना है कि जितने भी देवता हैं वे हमारे खानदान के ही हैं। पूरे 5 दिन तक यह कहानी सुनाई जाती है, अनुमूल भूमा रेड्डी की कथा। माना जाता है कि इस कथा को सुनने के बाद बारिश आती है। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं। ये लोग मशाल हाथ में लेकर रात रात भर वाद्य बजाते हुए नाचते हुए यह कथा सुनाते थे। कथाओं को सुनाने वाले बहुत तरह के लोग रहे हैं। जंगम लोगों के अतिरिक्त यहाँ मित्तुलैया वारलू लोग भी कथाएं सुनाते हैं। ये लोग खड्डी वाद्य पर बहुत सुंदर रामायण गाते थे। इसके अतिरिक्त शारदा कालूलू तो हैं ही, उनका काम ही है कथा सुनाना। शारदा कालूलुओं का यहाँ बहुत बड़ा समाज रहा है। उन्हें बोब्बी लोल्लू भी कहते हैं। बोब्बेल की लड़ाई की कथा सुनाने में ये लोग बोब्बी लोल्लू माने गए। ये लोग भी बहुत कहानियाँ सुनाते थे। इस इलाके की कुछ कहानियाँ बोब्बेल लड़ाई की कथा, गंगा गौरी की कथा, बहादुरी की बहुत कथाएं, ऐसी बहुत कथाएं ये लोग सुनाते हैं। ये कहानियाँ बहुत रात रात तक चलती हैं और कई दिनों तक चलती हैं, एक दिन में ख़त्म नहीं होती। इसके अतिरिक्त थूटी एक समाज है, वे भी कथा सुनाते हैं। ये गोंडों का मूल जहाँ से है वहाँ से उनकी कथाएं सुनाते हैं। इनके साथ साथ और भी दूसरी बहुत सी कथाएं सुनाते हैं। इनका वाद्य किंकरी है। उनकी एक महिला एक डमरू जैसा वाद्य लेकर बैठती है और बहुत अच्छा गाती है। गुरुजी के कला आश्रम में तोड़े श्याम भीमराम नामक एक व्यक्ति आता था, जो अब तो रहा नहीं। उससे लोग बहुत कथाएं सुनते थे। अपने किंकरी वाद्य पर कबीर दास के बहुत सुंदर भजन गाता था। इस तरह से कथा सुनाने वाले बहुत से लोग आ रहे हैं। कथा, कहानियों, नाटक, नृत्य आदि के अलावा भी भिक्षावृत्ति वालों की ढेरों जातियां उपजातियां रही हैं। तेली समाज के भिक्षावृत्ति वाले डाकोद बोलते हैं। वह अपना पूरा श्रृंगार कोड़ी से बनाता है। ये शनि महाराज के भक्त होते हैं और भिक्षा में तेल लेते हैं। उनका पूरा श्रृंगार कोड़ियों से बनता है। अपना पूरा अलंकार इत्यादि धारण करके ये लोग एक खेल बनाते हैं। एक आदमी एक और खड़ा हो जाता है और दूसरा आदमी दूर खड़ा हो जाता है। खेल देखने वालों में से कोई एक आता है और उससे कुछ रुपए देकर उसके कान में अपना नाम या और कुछ बोलता है। फिर ये आदमी दूसरे आदमी को इशारे से बताता है। इसके इशारों को समझकर दूसरे छोर पर खड़ा आदमी जो शब्द उस आदमी ने कहा था तुरंत ही वहीं खड़े खड़े बता देता है। इशारों की इस सांकेतिक भाषा लोगों को आती थी। कठिन से कठिन शब्द भी ये लोग इशारों में आसानी से बता देते थे। गुरुजी बताते हैं, ऐसे ही एक बार जब वे गांव में थे तो किसी ने उन्हें एक कठिन सा शब्द अप्रज्ञानी या ऐसा ही कोई शब्द बताया और फिर इस आदमी ने वहां से संकेत किए तो दूसरे छोर पर खड़े आदमी ने तुरंत ही अप्रज्ञानी बोल दिया। इस तरह से उनकी विद्या रही। वाद्य बजते रहना, आदमी नाचता रहता है, नाचते नाचते ही वह संकेत करता है। दूसरी ओर खड़ा व्यक्ति वहीं का वहीं नाम बोल देता है। संकेतों की उनकी तगड़ी भाषा रही है। इसके अतिरिक्त बहुरूपीय हैं। गुरुजी के
क्षेत्र में बहुरूपिये दो तरह के हैं। एक बहुरूपिया तो बंदूक लेकर आता है, वह खंजरी वाद्य के साथ गाते हुए घूमता रहता है, कई बार पुलिस के वेश में, कई बार डाकू के वेश में, कभी चौकीदार के वेश में बंदूक हाथ में लेकर आता है। उसको पिट्टल दोरा भी कहते हैं। पिट्टल दोरा। दूसरा बहुरूपिया कई तरह के रूप बनाता है। एक दिन कुछ बन जाए, दूसरे दिन कुछ और बन जाएगा, किसी दिन कुछ और बन जाएगा। एक दिन बेताल बनकर घूमेगा, कभी शिव बन जाएगा, कभी अर्धनारीश्वर बन जाएगा। वह एक के बाद एक कई रूप धारण करते रहता है। ये कोई कथा इत्यादि तो नहीं करते हैं, मगर अपने रूप का प्रदर्शन करते हैं। गुरुजी की बस्ती में भोई समाज का एक भिक्षावृत्ति वाला व्यक्ति था। उसने दाल मल्ल वुलू भी कहते थे। वह बहुत मस्ती से शाल वाल बांधकर निकलता था। उसका एक वाद्य था, छोटा सा एक ढप था, उसमें ही एक तारा था। वह उंगली में एक छोटी सी लकड़ी बांधकर एक तारा भी बजाता था और ढप भी बजाता था और साथ में नाचता भी था। बहुत सुंदर नाचता था। मौला जी करते हुए पूरे 5 दिन वह मुहर्रम की कथा सुनाता था। इसके साथ साथ में और भी बहुत लोग रहे हैं। ज्योतिष बताने वाले लोग, शकुन विद्या बताने वाले लोग। शकुन विद्या वाले यानी वे लोग जो तोता लेकर बैठे रहते हैं। तोते को लेकर जात क्रम बताना यह शकुन विद्या मानी जाती है। इसके अतिरिक्त मुंह देखकर ज्योतिष बताने वाले भी कई तरह के लोग होते हैं। गुरुजी बताते हैं कि आदिलाबाद के क्षेत्र में यलगंदला की ओर से बहुत लोग आते हैं। करीमनगर के पास यलगंदला नामक एक गांव है, वहाँ उनका मठ है। गुरुजी ने उन सब से कई बार यह जानकारी लेने का प्रयास किया कि उनको यह ज्योतिष विद्या कैसे आ जाती है। इस क्षेत्र में यरका जाति की महिलाएं भी ज्योतिष बताती हैं। यरका महिलाएं काफ़ी अच्छा ज्योतिष बताती रही हैं। उनके समाज के कुछ लोगों से बात करने पर उन लोगों ने बताया कि उनके यहाँ बच्चा पैदा होने के एक आयु के बाद जब यह विद्या सीखने का समय आता है तो कई जड़ी बूटियों के रस में 9 दिन तक उसे रखा जाता है। कई तरह की जड़ी बूटियों का रस तैयार करके उसके अंदर उसे गले तक बैठा कर रखते हैं, जिससे सहज ही उसे ज्योतिष विद्या प्राप्त होती है। और उनका कहना है कि आजकल इस रस क्रिया के लिए उनके समाज में कोई तैयार नहीं हो रहा है, अन्यथा यह एक विद्या रही है। इससे उसे अपने आप ही ज्योतिष का ज्ञान हो जाता है। वे लोग बहुत बढ़िया ज्योतिष बताते हैं, मगर उनके लिए उनकी साधना होती थी कि इतना समय तक रस में डूबना है, इतना समय तक यह करना है। और कई बार इनके गुरुजी इनको साधना करवाते थे। ताड़ के पत्तों पर बहुत सारे चिन्ह आदि एक पूरा ग्रंथ बनाकर बाकायदा एक विशेष प्रक्रिया के तहत इनको देते थे। इसके अतिरिक्त गोसाई लोग होते हैं। जैसा कि गोसाई नाम से ही पता चलता है कि ये गायों के स्वामी हुआ करते थे। गोसाइयों के बहुत बड़े बड़े समाज थे। गोसाई लोगों के पास जो गायें होती थी वे असामान्य किस्म की गायें होती थी। 5 पैर वाली गाय, 1 सींग वाली गाय, 5 थन वाली गाय, ऐसे अलग अलग नमूने की गायें इनके पास रहती थी। इनके माध्यम से गायों की जैव विविधता पल्लवित तो होती थी। कहीं इस तरह की गायें पैदा होती तो लोग इनके पास लाकर छोड़ देते। उन गायों का पोषण गोसाई लोग करते। चूँकि बहुत ही असामान्य तरह की गायों का भी पोषण ये लोग करते थे, इसलिए ये लोग गोसाई माने गए। इनके पास बहुत सी नस्लों की गाय हुआ करती थी जिन्हें ये संभालते थे और उनका नाश नहीं होने देते थे। उन्हें संभाल कर रखने की वजह से ही ये गोसाई कहलाए। इन गायों को लेकर ये लोग भिक्षावृत्ति के लिए निकलते थे। उस समय और भी कई तरह की असामान्य गायों को ये लोग एकत्र करके चलते थे। ऐसा ही एक समाज जो बैल लेकर आते हैं, ये लोग बैलों को बहुत अच्छा प्रशिक्षण देते हैं। उनके पैर वैर बांधकर उनके कान में एक बात बोलते हैं और फिर उसका सिर हिलाते हैं, फिर एक बात कहते हैं और फिर सिर हिलाते हैं। ऐसा ये बार बार अनेक बार करते हैं कि वह बैल कान में बात करते ही स्वयं सिर हिलाने लगता है। इस तरह का प्रशिक्षण बैलों को दिया जाता है। ऐसा ही कुछ प्रशिक्षण भालुओं को भी दिया जाता है। इन बैल लेकर आने वालों का कई जगह पर बहुत मान है। गुरुजी के आदिलाबाद के क्षेत्र में तो उतना मान नहीं है, मगर पास के ही करीमनगर क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा मान है।
आदिलाबाद के क्षेत्र में काठी पापड़ू, कुछ अन्य क्षेत्रों में मशान जोगी भी कहलाने वाला एक समाज है। जब कोई मर जाता है तो उसकी मांग पूरी करनी पड़ती है। ये शमशान घाट में जाकर शव को जलाने के लिए जो चिता बनाई जाती है उस चिता पर बैठ जाता है और अपनी एक मांग करता है। उसे देखकर, उसके आकार को देखकर आदमी सहज ही भयभीत हो जाता है। बहुत बड़ा किरीट लगाकर, बोडला अर्थात एक तरह का विशाल घंटा हाथ में लेकर, जुब्बा पहनकर, दाढ़ी बाल बढ़ाकर, सिर पर सांप लपेटकर जब वह निकलता है तो लोग उसे देखकर बहुत डरते हैं। मस्त एक हाथ में घंटा पकड़कर, गले में सांप डालकर बहुत सी ध्वनि करता हुआ वह निकलता है। गुरुजी के अध्ययन के अनेक विषयों में एक विषय था शव संस्कार और उसमें कला। अध्ययन के विषयों में उनकी गहराइयों को समझने के लिए उनके अपने शब्दों में ही उनके अनुभवों को समझना चाहिए। इस विषय के लिए, उसके अध्ययन के लिए मैंने बहुत मुर्दे ढोए, यह देखने की शव संस्कार में भी भला क्या क्या कलाएं होती हैं। शव संस्कार के समय जो जो तैयारी करते हैं वह सब भी तो एक कला ही है ना। उस चक्कर में मैंने बहुत सी लाशें ढोई। कहीं किसी के मरने की खबर लगते ही कंधे पर गमछा डालकर निकल जाता था। सभी समझते थे कि मरने वाले का कोई होगा। शव संस्कार में आने से कोई रोकता थोड़े ही है। कई जातियों में शव जलाने के तीसरे दिन के कार्यक्रम में बढ़ई के घर से तिपाई, लकड़ी का फावड़ा और 4 खूंटी आती है। कुम्हार के घर से एक बड़ा मटका, एक छोटा मटका, मिट्टी के 2 कटोरे और 4 दीपक होते हैं। बांस का काम करने वाले के घर से एक सूप और एक कटोरा होता है और उसके साथ फिर ऊन का धागा होता है, कच्चा सूत होता है, कपड़ा होता है और भी बहुत कुछ होता है। घड़े से पानी लाकर चिता के ऊपर डालकर राख को फावड़े से एकत्र करके सूप या टोकरे से दूर फेंककर उन सारी चीज़ों को वहीं फेंक देते हैं। वहाँ से कोई भी चीज़ वापस घर नहीं आती। चीज़ें फेंकने के भी ढंग हैं कि हांडी को ऐसे पकड़कर फोड़ना है, फावड़े को ऐसे उठाकर फेंकना है, ये सारा एक ढंग होता है। इसके बाद चिता के स्थान की सफाई करके आटे से आदमी की प्रतिकृति बनाते हैं और फिर कपड़े का एक छोटा सा पुतला बनाते हैं। कुछ समाजों में उसका संस्कार करते हैं। उन सारी चीज़ों को अच्छे से जमा कर थोड़ी सी पूंजी करके अस्थियां लेकर चले जाते हैं। कुछ जातियों में शव को बैठाकर जलाते हैं, कुछ में शव को बैठाकर गाड़ते हैं, कुछ में लिटाकर गाड़ते हैं। बैठाकर गाड़ने वाले 5-5 बालिशत लंबाई चौड़ाई का गड्ढा खोदते हैं और फिर उसके अंदर लकड़ी के डिज़ाइन खुदे हुए चकलों में रंग भरकर अच्छा पट सरीखा तैयार करते हैं। यह सब कला ही तो है ना। उसके ऊपर शव को बैठाकर गाड़ते हैं। उसके अतिरिक्त एक समाज ऐसा है जिसमें मरने के बाद फिर से शादी होती है। औरत अगर मर जाए तो उसके शव को बैठाकर पति के साथ शादी कराते हैं और आदमी के मरने पर महिला को बैठाकर पति के साथ शादी कराते हैं। 15-20 मिनट में उनकी पूरी शादी कर डालते हैं। उसके बाद मुर्दे को ले जाकर गाड़ते हैं। इन सब चीज़ों के अतिरिक्त हमारे पास शमशान इत्यादि का कोई विशेष डिज़ाइन रहा ही नहीं। बहुत से समाजों के शव संस्कारों में काठी पापड़ू भी आते हैं। एक बड़ा सा घंटा हाथ में लेकर शव के आगे आगे चलते हैं। शमशान घाट पहुंचकर चिता बन जाने के बाद वह चिता पर चढ़कर बैठ जाता है और अपनी मांग करता है कि मेरा हिस्सा दो और फिर मुर्दे को जलाओ। उसे कुछ देने के बाद ही चिता से नीचे उतरता है। उसके बाद मुर्दे को चिता पर रखा जाता है। वैसे देखा जाए तो उसका उद्देश्य चिता की परीक्षा मात्र करना होता है। जलाने के पहले चिता की परीक्षा करना आवश्यक है, क्योंकि अगर जलती हुई चिता ढीली या इकंगी होकर बिखर जाती है तो वह बहुत भयंकर और विभत्सकारी लगती है। इस स्थिति से बचने के लिए यह सब स्वांग होता है। इसके बाद ये लोग घर लौटकर 9-10 दिन तक मृतक के परिवार को रुलाया करते थे। घंटा लेकर मरने वाले के नाम से गाने गा गा कर सबको रुलाते थे। इनका गाना सुनकर घर की महिलाएं बहुत रोया करती थी। आदिलाबाद के कुछ क्षेत्रों में यह अभी भी देखने को मिल जाता है। इसके अतिरिक्त ये और बहुत सी विद्याएं जानते थे। बहुत सारे मनोरंजन के खेल बताते थे। मुंह में से पत्थर के बड़े बड़े गोले निकालना, एक कौड़ी को मुंह में घुमाते हुए 100 कौड़ी बना देना, लकड़ी के पुतलों से
मूत्र कराना, इस तरह के बहुत से खेल यह दिखाते थे। इनका पूरा खेल बहुत सुंदर होता था। एक बड़ा सा घंटा बजाते हुए गाते हुए पूरा खेल दिखाते थे। एक बार उनके खेल को देखने के बाद उनसे पूछा गया कि भाई यह सब है क्या, ये सब कैसे कर लेते हो? तो बड़ी सहजता से बोले, ये सब कुछ भी नहीं है गुरुजी, सब हाथ की सफाई है और कुछ नहीं। इतने बड़े बड़े पत्थर पेट में से निकल कर मैं भला जीवित कैसे बचूंगा? मर ही जाऊंगा। लकड़ी का पुतला कभी मूत्र कर सकता है क्या? यह सब तो हाथ की सफाई है। उसने फिर बताया भी कि क्या क्या कैसे कैसे होता है। उनका खेल बहुत सुंदर होता है। आजकल तो शायद ही ऐसे लोग रह गए हैं। उनकी संतानें तो यह काम नहीं कर रही, एक दो लोग ही शायद अभी बचे हैं। आदिलाबाद के क्षेत्र में अभी भी उनका समाज है। खेल वेल बताना कम हो गया है, मगर अभी भी उनका समाज है। भिक्षावृत्ति की बहुत सी और जातियों का वर्णन इस पुस्तिका में अन्यत्र भी मिलता है। इसके अतिरिक्त भी भिक्षावृत्ति की अनेक उपजातियां हुआ करती हैं। स्थानाभाव के कारण उन सब का विस्तृत परिचय नहीं दिया गया है। जय भारत गाथा।